झूठ पारिवारिक कहानी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है झूठ। बंद करो अपना यह नाटक। भाभी, अगर आपको बाबूजी की फिक्र होती तो आज बाबूजी यहाँ बैठकर मटर नहीं छील रहे होते। ननद नेहा के आरोपों से मोना का दिल छलनी हो गया। वह कभी बाबूजी की मदद नहीं लेती, पर बाबूजी जिद्दी थे। उसके हाथ से काम छीन लेते। जेठानी सीता कौन सा पीछे रहने वाली थी। फौरन गरम कोयले पर रोटी सेकने लगी। मम्मी जी के सामने बाबूजी के कितने ठाठ थे। एक गिलास तक इधर से उधर नहीं करते थे बाबूजी। पूरा कस्बा बाबूजी के रोब से कांपता था। 3-4 दिन से बाबूजी की जो दीन अवस्था देख रही हूँ, कलेजा मुंह को आ रहा है मेरा। सीता रोने का नाटक करने में माहिर थी। जेठ जी इंद्रेश भी तब तक नहाकर बाहर आ गए थे। फौरन बाबूजी की व्हील चेयर पकड़ ली। अब मैं बाबूजी को यहाँ एक दिन भी नहीं रहने दूंगा। आप आज हमारे साथ घर वापस चल रहे हो। अभी आप बेघर नहीं हुए हो जो यहाँ इतने जुल्म सह रहे हो। अब तक रवि उठकर आ चुका था। संडे के दिन घर में इतना हंगामा सुनकर वह भी हैरान था। एकाएक बाबूजी हंसने लगे। इतना हंसी कि सबके चेहरे सफ़ेद पड़ गए। फिर हंसी थमने पर उन्होंने बोलना शुरू किया। मोना से कह रहे हो कि नाटक बंद करो, जबकि इस कमरे में सबसे बड़े नाटककार तुम तीनों को। निर्मला, तू पिछले महीने बेटे की सगाई कर ली, पर हम लोगों को बुलाना जरूरी नहीं समझा। पता चलने पर जब मैंने तुझे आड़े हाथों लिया तो तूने बहाने भी क्या बनाए मेरे अपाहिज हो जाने का। तू खबर करती थी राकेश और मोना आते या नहीं आ पाते, पर तेरी आंखों पर तो इंद्रेश के पैसों की पट्टी बनी है। तू भी यह भूल गई कि इंद्रेश इस व्यापार और धन दौलत पर कब्जा जमाए बैठा है। वह सब है तो मेरा बनाया हुआ ही ना। नेहा का सिर शर्म से झुक गया। 4 साल हो गए उस एक्सीडेंट को। आशा जी और मेरे पैर दोनों भेंट चढ़ जाने के बाद इंद्रेश कभी शहरी सुविधा के नाम पर तो कभी अपनी व्यवस्था का बहाना बनाकर तुम मुझे आज तक लेने नहीं आ पाए। ऐसी कौन सी मेडिकल हेल्प है जो आज अपने कस्बे के अस्पतालों में मौजूद नहीं है, पर तू मेरी मर्जी तक जानने की कोशिश नहीं की कि मैं रहना कहाँ चाहता हूँ। फिर साथ रखना तो दूर की बात रही, तुमने मेरे इलाज का खर्चा तक भेजना बंद कर दिया। 3-4 महीने में यह जानते हुए भी कि राकेश की तनख्वाह में सब कुछ मैनेज करना कितना मुश्किल है। नेहा यह सच जानकर हैरान रह गई। क्या बात कर रहे हो बाबूजी? कल रात को ही नरेश भैया कह रहे थे कि इतना पैसा भेजता हूँ हर महीने बाबूजी की सुख सुविधा के खातिर, मगर दोनों सारा पैसा दबाकर बाबूजी को इतने दुख दे रहे हैं। अब बंगले झांकने की बारी इंद्रेश की थी। गीतांजलि के भी आंसू सूख गए थे और वह बाबूजी को खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। बाबूजी ने असली पत्ते तो अब खोले। यह तो आज भी यही मेरी चाल में फंसकर आए हैं। मेरे लाख बुलाने के बावजूद जब इंद्रेश शहर आने को तैयार नहीं हुआ तो मैंने इसके प्रॉपर्टी डीलर दोस्त रमन को फ़ोन करके दुकान बेचने का जिक्र चलाया, और जैसा मैंने सोचा था, जिक्र सुनते ही नरेश और गीतांजलि को मुझे बुढ़े की फिक्र हो गई और नेहा को साथ में लेकर यह फ़ौरन मुझे वापस ले जाने को चले आए। नेहा, आपने बड़े भैया भाभी के असली चेहरे देखकर हैरान थी। बाबूजी आज चुप रहने को तैयार नहीं थे। मेरी महंगी फिजियोथेरेपी और दवाइयों के खर्चे पूरे करने को माया नहीं मेरे पास सब काम वाले हटा दिए। सोसाइटी के बच्चों को ट्यूशन देने लगी और परखर की स्कूल बस छुड़ाकर उसे खुद स्कूटी से छोड़ना जाना शुरू कर दिया। अगर इन सारी भागम भाग के बीच में उसकी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ तो इसमें हर्जी क्या है। नेहा की आंखों में भी पश्चाताप के आंसू थे। बाबूजी ने कस्बे में अपने बनाए मकान, दुकान और प्रतिष्ठा का उचित मूल्य लगाकर इंद्रेश से राकेश को बराबर का हिस्सा देने को कहा। नेहा ने स्वयं कुछ लेने से इनकार कर दिया। गीतांजलि को सास के गहने भी बराबर बांटने पड़े। बाबू जितेंद्र इसकी नीयत जानकर सब कुछ
आपने जीते जी ही कर दिया। राकेश और माया पूरे समय बाबूजी को आत्मिक बल देते रहे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।